गुरुकुल में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी सीपीओ के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको हल कराए जा रहे हैं। अगर आपने सीपीओ का फॉर्म अभी तक भरा नहीं तो प्लीज़ भर दीजिए। 15 जुलाई उसकी लास्ट डेट है। एक सब इंस्पेक्टर के रूप में अगर आप चैलेंजिंग कैरियर चाहते हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस के अंदर हो या फिर सीएपीएफ में, तो डेफिनेटली ये आपके लिए करेक्ट चॉइस हो सकती है। और एक एज ए एक्स-सर्विसमैन मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस पोस्ट को 100% ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्टफुल है, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है। और साथ ही साथ में एक चीज़ और है कि पैसे के मामले में कमज़ोर नहीं। पे लेवल 6, समझ रहे बात हो आप? टोटल मिला के कट पीट के आफ्टर ट्रेनिंग आपके पास में 50 से लेके 55,000 रुपये कैश इन हैंड हाथ आएगा, जो बहुत ही हैंडसम अमाउंट है। तो प्लीज़ उनमें करिए। अब जैसा आपको पता है 200 नंबर का क्वेश्चन होता है, 4 पार्ट होते हैं। 50 नंबर यानी 1/4 आपका रीजनिंग और जीआई कवर करती है। तो सबसे पहले हम रीजनिंग और जीआई देखेंगे, फिर हम मैथ को देखेंगे, देयर आफ्टर हम जीके को देखेंगे। सारे के सारे आपको यहाँ पर कवर कराए जाएंगे। डेली आपको 10 बजे वीडियो मिल जाएगा। इसके पहले कि आपके सामने जो 8 पार्ट आपके अपलोड किए जा चुके हैं, ये 9वां पार्ट है। अगर आपने वो नहीं देखा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ आई बटन और आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। तो चलिए बिना कोई टाइम बर्बाद किए एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, चाहे वो एमटीएस हो, सीपीओ हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, या फिर ग्रुप डी हो, या फिर रेलवे का एनटीपीसी हो, रीजनिंग का सब में बहुत महत्व है। और तकरीबन सेम, थोड़ा बहुत एक आध माइनर डिफरेंस होता है, सेम रीजनिंग आती है, सेम प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। सेम का मतलब ये नहीं कि जो मैं क्वेश्चन यहाँ पढ़ाऊँगा वही आ जाएगा। सेम का मतलब है उसी पैटर्न के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो उनको आप सीखिए। रीजनिंग क्या होती है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना क्विक आप कर पाओगे, और अच्छा स्कोर भी एक सब्जेक्ट होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन कहाँ तक कर चुके थे? पिछले वाले वीडियो के अंदर हम 33 क्वेश्चन तक 33 क्वेश्चन तक कर चुके थे। तो 34 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन रहा 34 नंबर आपके सामने। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी हुई आकृति छिपी हुई है। ठीक है, इनमें मोस्ट ऑफ क्या होता है, जो आप छिपी हुई आकृति होती है उसको घुमाने की परमिशन आपको नहीं होती। एज इट इज़ जैसी है वैसी आपको दिखाना पड़ता है। तो शायद ये क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ रहा होगा। इसका तो मुझे पहला ही आंसर नज़र आ रहा है। ये देखिए और ये देखिए, आई थिंक ये बिल्कुल यहाँ साथ में छिपी हुई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर नंबर 1। पहला क्वेश्चन बहुत आसान था। सेकंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं। वीडियो को आप पॉज करेंगे, पॉज करने के बाद क्वेश्चन को खुद हल करने की कोशिश करेंगे। देर आफ्टर क्वेश्चन को देखेंगे, प्रैक्टिस खुद करिए। आप क्वेश्चन को, दिक्कत क्या है ना, यूट्यूब के ऊपर आप ऑनलाइन क्वेश्चन को पढ़ते रहते हो, समझ में आपके आ जाता है। मैं ये नहीं बोलूँगा समझ नहीं आता, समझ आ जाता है, लेकिन जब आप उसको खुद अपने लेवल के ऊपर करने की कोशिश करते हो तो आप फिर अटक जाते हो उसके अंदर। कारण क्या है? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते हो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं, ये चीज़ मैंने आपको जो बताई वो आप करके देख लीजिएगा। आप यहाँ करोगे आपके समझ में आ जाएगा, लेकिन जब आप खुद करने बैठोगे ना, खुद मतलब कि कॉपी पेन लेके, तब आपके समझ में नहीं आएगा, फिर आप अटक जाओगे उसके अंदर, या फिर टाइम कंज्यूम होगा। आपको टाइम कंज्यूम नहीं करना, आपको एक एक सेकंड बचाना है, क्योंकि पर क्वेश्चन अगर आप डिवाइड करके देखो तो 35 से लेके 36 सेकंड आपको मिलते हैं। दैट इज़ टू मच लेस। और जितना समय आप यहाँ बचाओगे मैथ के सेक्शन में, और ख़ासतौर से इंग्लिश में जो कॉम्प्रिहेंशन आपको पढ़ना है, क्लोज टेस्ट करना, वहाँ पर आपका एक एक सेकेंड काम आता है। तो चलिए क्वेश्चन अगला करते हैं। इसमें है कि यदि a = 4, c = 6, तो पावर को आप कैसे कूटबद्ध करोगे? तो आई थिंक a की प्लेस वैल्यू 1 होती है, उसमें हमने 3 जोड़ दिया है तो वो 4 बन गया है। c की प्लेस वैल्यू 3 होती है, उसमें 3 जोड़ दिया तो वो कितना बन गया है? 6 बन गया है। अब आपको समझ में आई थिंक आ गया होगा पावर में। अब यहीं पर एक सबसे बड़ा है कि आपको अगर अल्फ़ाबेट अच्छी तरीके तैयार नहीं है, आपको अपोजिट लेटर नहीं पता, आपको प्लेस वैल्यू नहीं पता है, तो फिर आप घूमते रहोगे, फिर आप गिनते रहोगे, आप टाइम वेस्ट करोगे। आपको पता होना चाहिए कि ओ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है। तो अगर हम बात करें अपने ओ की प्लेस वैल्यू, तो ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15। ठीक है, पी की प्लेस वैल्यू 16 होती है, इसकी प्लेस वैल्यू 15 होती है। तो 16 3 17 18 19, 15 16 17 18 19 और 18 देख लो कहीं आंसर में नज़र आ रहे हैं। ये आंसर हो ही नहीं सकता। 18 ये हो नहीं सकता। 19 18 ये 2 आपके आंसर हो सकते हैं। अब आप देखिए, अब आपको गुणा भाग कहाँ लगाना है? ये 821 लास्ट में है। हम आपको इसके अगला डिजिट देख लें। अगला डिजिट क्या है? डब्लू कौन सी जगह पर होता है? डब्लू आपका होता है 23 पोजीशन पे, प्लस 3 जोड़ोगे 26। तो 26 किस में? इसमें है आपका। तो आंसर नंबर 2 हो जाएगा। बाकी की आगे चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्लेस वैल्यू की कितनी ज़्यादा वैल्यू है आपके कंपटीशन में, तो उनको आप तैयार कीजिए क्विक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 36 है। जिस प्रकार द्रव्यमान का संबंध किलोग्राम से है, तो द्रव्यमान को नापने की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम होती है। तो बल की नापने की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। आंसर आपका आ गया बिना कुछ सोचे समझे। अब आप बोलोगे इसका रीजनिंग से क्या रिलेशन है? तो फिजिक्स का संबंध, फिजिक्स और जीके का क्वेश्चन है, तो ऐसा ही होता है। रीजनिंग में कुछ भी आ सकता है, तो इसलिए हर चीज़ों के लिए आप तैयार रहिएगा।
ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोलता है कि कागज़ को फोल्ड किया है। फोल्ड करने वाले क्वेश्चन बहुत बढ़िया होते हैं, आपको विजुलाइज करना है बस। इसको आप इस साइड खोलोगे तो ये वाला जो गोला आपको देखिए, थोड़ा मैं बड़े में आपको बता देता हूँ। ऐसे करके ये दिया हुआ है और ये करके ऐसे दिया हुआ है। जब इसको ऐसे आप खोलोगे तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन ऐसे हो जाएगा, तो ये गोला पूरा हो जाएगा आपका, ठीक है। ये फिर जब उसको पूरे के पूरे पेपर को, यहाँ तक कि यहाँ वाला जो पेपर है, इसको आप ऐसे करके पूरा फोल्ड कर दोगे तो ये पेपर ऐसा हो जाएगा। शायद बहुत आसान होते हैं, अगर आप थोड़ा सा इनमें ध्यान लगा करोगे तो विजुलाइजेशन करने की जब आपके अंदर कैपेबिलिटी आ जाएगी तो ये वाला गोला कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में ये पूरा का पूरा खुल जाएगा, तो यहाँ पर भी एक गोला हो जाएगा और यहाँ पर भी एक गोला हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से 4 गोले ऐसे आएंगे, ठीक है। देख लीजिए कि आपको कहीं दिख रहे हैं, लेकिन ये बराबर हैं, ये तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। हमने ऐसों की बात करी है इस टाइप से, ये तो बराबर हैं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये देखिए आपके सामने बहुत आसान है, इसने कंफ्यूज भी नहीं किया। आंसर नंबर 3 आपका आ गया। 38, 4 युग्मों में से एक समान है, जैसे तोता, गरुड़, भालू, हिरण, मेढक, मगरमच्छ, सांप, छिपकली। इनमें से ऑड क्या है, कौन सा विषम है। अब इसमें से आपको एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इसमें अगर आपको साइंस आपने नहीं पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे आप, अगर आपके अंदर साइंस का नॉलेज नहीं है सॉरी, तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। क्यों, तोता, गरुड़ पक्षी हैं, ठीक है। भालू, हिरण ये आपका कौन सा है, मैमल्स है, स्तनधारी हैं, ठीक है। उसके बाद मेंढक और मगरमच्छ देखने में एक जैसे लगते हैं। अगर कोई बोलेगा पानी में दोनों रहते हैं, पानी से बाहर भी रहते हैं दोनों, लेकिन अलग है थोड़ा सा। अगर आप गौर करोगे कैसे, मेढक आपका एम्फीबियन है, क्या है, एम्फीबियन है, जिसको एम्फीबियन को बोलते हैं उभयचर, जो जल और थल दोनों में रह लेते हैं। मगरमच्छ क्या है, मगरमच्छ आपका एम्फीबियन नहीं है, मगरमच्छ आपका रेप्टाइल है, सरीसृप है, REPTIL है। ये चीज़ ध्यान रखिए, ये यहाँ पर एक मेन पॉइंट है। नहीं, लोग इसको गलत कर देते हैं तुरंत। लोगों को लगता है कि मेंढक और मगरमच्छ दोनों पानी में रहते हैं, दोनों पानी के बाहर भी रह लेते हैं, लेकिन मेढक एम्फीबियन से आता है, ये रेप्टाइल से आता है, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद में सांप और छिपकली, ये तो आपको पता ही है, ये क्या होते हैं, रेप्टाइल होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये आंसर 3 हो जाएगा। अब एक चीज़ मैं यहाँ से पूछना चाहूँगा आपसे, जो मगरमच्छ होता है, जैसा आप सभी को पता है ये ठंडे खून का प्राणी होता है, और उसके साथ में इसके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। कितने होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं मगरमच्छ की, याद कर लीजिएगा। जैसे ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। आप बताइए, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि मेंढक के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, मेंढक के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, आप ये बताइएगा, ठीक है। चूज़ एन ऑप्शन 4। देखिए जो कैंडिडेट ने उसने भी आपका क्या है, 4 नंबर ऑप्शन चूज़ किया था, जबकि वो 4 नंबर आपका गलत है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही। अगर आपको साइंस का ज्ञान होता है तो डेफिनेटली आप इसको हल कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किट कूद भाषा में एग्जाम्पल को ये लिखा गया है, तो इलेक्शन को कैसे लिखा जाएगा। तो ABCD आप करके देख लीजिए, DE-1, फिर XYZ+2, फिर उसके बाद में ZA-1, यानी ये सीरीज़ आपकी -1+2 की आपकी सीरीज़ बन गई है। आपने 2-3 को हल करके देखा तो आपके देखते ही समझ में आ गया, -1 और उसके बाद में WX, सॉरी मेरे ख्याल से कुछ गलत हो गया इसके अंदर, दोबारा देखिए इसको, हाँ, DE-1 और उसके बाद WX-1, ZA-1 और LM-1, ये -1 की सीरीज़ है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। ये है सारी सीरीज़ आपकी -1 की। तो इसी प्रकार से -1 कर दीजिए, E से -1 करोगे, D से स्टार्ट है तो ये तो ख़त्म हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद में आप देख लीजिए, फिर आपको ऑप्शन पर वर्क करना है। आप क्या करेंगे, आप K सब में कॉमन है, D सब में कॉमन, आप लास्ट वाले देखेंगे लास्ट में, ठीक है। लास्ट में N से पहले क्या आएगा, M, ठीक है। O से पहले क्या होगा, N, ठीक है। O से पहले क्या आएगा, N आएगा, MN। तो ये फिर इसका मतलब ये H वाला भी ऑप्शन आपका ख़त्म हो जाएगा। और थोड़ा सा आप इसको आगे हल करेंगे, फिर आप देख लीजिए इसके अंदर कौन सा पार्ट आपको करना है। ये थर्ड को देखिए, ठीक है। D और E अलग अलग है, आप थर्ड को देखिए। E के बाद क्या है, E से पहले क्या होता है, D, थर्ड वाले में D आएगा, ये DKD, ठीक है। ये वाला आपका सेकंड नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन के ऊपर जिस प्रकार से वर्क करके बाद में बाकी जो बीच के हैं उनको चेक करने की आपको आवश्यकता नहीं। सबसे पहले तो आपने एक को हटाया, फिर धीरे धीरे करके देख लें वेरिएशन किस में है इन चीज़ों पे सबसे पहले, क्योंकि इसको हल तो कोई भी कर लेगा, कोई ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन नहीं है। लेकिन मेरे कहने का यह मतलब है आप वो तरीका सीखिए। अगर सब माइनस में बने तो सबसे पहले हमने D देखा, फर्स्ट में E से पहले D आएगा, तो ये 3 नंबर हमने काट दिया। अब हम ये देखें सब उसमें D के यहाँ दिख रखा है, तो इसको करने से कोई फ़ायदा नहीं। आप एक काम करिए, जैसे M भी दिख रहा है, तो आप एक काम करिए,
सेकंड उसको देखिए, ओ से पहले क्या होगा, MNO, एन आता है, ओ से पहले यहाँ पर H आ रहा है तो ये भी नहीं हो जाएगा। अब ये दो ऑप्शन आपके सामने बचे, ठीक है, इन दो में आपको वेरीफाई करना। अब इसमें देखिए फिर ऑड क्या है, इसमें ये तीसरा वाला ऑड है, ठीक है, D और E आ रहा है तो तीसरे में E है, E से पहले क्या आएगा, D आएगा। अब D किसमें, D इसमें है तो ये भी खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से आप ऑप्शन पे काम करिए तो बाकी आपको रिमेनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। डियर को 7465 लिखा जाता है, लाइफ को 8394 लिखा जाता है, तो आइडियल, तो अब आइडियल इन्हीं से बना है। देखिए थोड़ा सा गौर करके देखेंगे तो आप समझ में आएगा आइडियल आपका इससे बना है। तो सबसे पहले आई देख लीजिए, आई किससे आएगा, आई 3 से आएगा, 3 से आएगा, तो बाकी दो ऑप्शन तो आपके वैसे ही कट गए। अब लास्ट का डिजिट देख लिए, डिफरेंस है, तो एल को देखिए, एल किससे डिनोट हो रहा है आपका, एल आपका 8 से डिनोट हो रहा है, लास्ट में 8 किस में है, ये इसमें आ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4। केवल 2 को ही आपने चेक करके पूरा कर लिया, पूरा बीच में DEA को आवश्यकता नहीं पड़ी, तो आपने 2 को चेक किया, आपका हल हो गया। तो क्यों मैं चेक करूँ, वाई शुड आई वेस्ट माई टाइम, जब एक सेकंड आपका कीमती तो मैं चेक क्यों करूँ। तो आपका 4 आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप थोड़ा सा इनको सीखिए। अगला क्वेश्चन है इंडोनेशिया, एशिया, बांग्लादेश, ठीक है। तो एशिया एक कॉन्टिनेंट है, उसके अंदर इंडोनेशिया और बांग्लादेश अलग अलग देश हैं, ये आपको पता होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये तो देखते ही आप बता दोगे, मुझे पता है ये इसका आंसर 2 हो जाएगा, लेकिन देखते वो बता देगा जिसको थोड़ा सा मैप का ज्ञान है और थोड़ा सा ये ज्ञान है कि कौन सा देश कहाँ पड़ता है। अगर आपको ये नहीं पता है कि एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर आपका इंडोनेशिया पड़ता है या बांग्लादेश कहाँ पड़ता है, तो आप इन चीज़ों को नहीं कर सकते हो। आपकी अगर जीके थोड़ी सी में भूगोल, थोड़ी सी ज्योग्राफी अच्छी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यदि अर्थ को कूटबद्ध इस प्रकार से किया जाए तो आगे आपको दिया हुआ है इस चीज़ को कैसे कूटबद्ध किया हुआ है, ठीक है। तो अब अर्थ में आप देख लीजिए क्या आप में कैलकुलेशन किया हुआ है, EARTH को आप जोड़ेंगे तो EF+1, ठीक है, और उसके बाद में Z से -1, R से +1, +1 की सीरीज़ है। तो सबसे पहले +1 किया है तो Z को कूटबद्ध किया, ये आपका आंसर है। समझ रहे बात को, इससे पहले पूछा गया कि किस चीज़ को इसमें कूटबद्ध किया है। कई लोग इसमें कैलकुलेट कर देते, इसको चेंज कर दोगे, इसको नहीं, ये चेंज होके आया है और इसको किस चीज़ को चेंज इसमें किया है। तो ये +1 था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो x का माइनस करोगे तो W आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा W, ठीक है, और उसके बाद में फिर WA। अब आप लास्ट में ये देख लो, आपको चेंज क्या करना है, आपको पहले लास्ट वाला डिजिट देखो, S को आप देखोगे तो S में क्या आएगा, ये आपका है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आएगा, तो R आ जाएगा, ठीक है, माइनस करोगे R इसका पहले आएगा तो फिर ये वाला भी आंसर कट जाएगा। अब आपका क्या बचा, अब ये थर्ड डिजिट आप चेंज कर लो, थर्ड डिजिट आप देखो क्योंकि ये दोनों डिफरेंस है थर्ड डिजिट में। तो थर्ड आपका U है, तो माइनस प्लस माइनस, U में एक माइनस करोगे तो T आएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये वाला WADER, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। 2 आंसर नंबर 2 को कूटबद्ध किया। इस प्रकार से आप ऑप्शन में थोड़ा सा छांटोगे, थोड़ा सा वर्क करोगे तो आ जाएगा। शुरुआत में हो सकता है कि कुछ लोगों को ये ऑड लगे, जो लोग इन चीज़ों के फैमिलियर होते हैं उनको बहुत आसान हो जाता है, बहुत क्विक तरीके से करते हैं, उनको तरीका पता होता है। अगर आपको शुरुआत में ये ऑड लगे तो प्रैक्टिस करिए, तो आपको ये फैमिलियर लगेगा। नहीं आप करोगे तो आप पूरा हल करते रहोगे। तो मुझे उसमें कोई ये दिक्कत, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि सवाल उसमें भी आ जाएगा, लेकिन आप ये बताइए जब आपको 200 क्वेश्चन 120 मिनट में करने तो अब समय आपके पास कहाँ रहेगा। लास्ट में जो एग्जामिनेशन हॉल से कैंडिडेट निकलता है, अगर आप उनका इंटरव्यू लीजिए, आप चैनल के ऊपर देखेंगे कि मैंने RRB JEE का भी इंटरव्यू लिया है, MTS का भी लिया है, CGL का, CHSL का, सबका इंटरव्यू लिया है। तो लोगों के सामने यही क्वेश्चन होता है, रियली काफ़ी लोग तो कैमरे के सामने बताते नहीं, लेकिन आप ऑफ कैमरा अगर उनसे पूछिए तो उनका एक ये सबसे बड़ा सवाल पता है क्या होता है, 70% लोगों का, 70 से भी ज़्यादा मैं बोलूँगा 75% का, कि सर टाइम ख़त्म हो गया, मुझे समय नहीं मिला। यही समस्या होती है, क्योंकि वो इसी प्रकार इस टैक्टिक्स को अपनाते नहीं। वो बस ये उनका एक वो आ जाता है कि मान लीजिए कभी भी अहम नहीं करना है, हर क्वेश्चन को ड्यू रिस्पेक्ट देना है। अगर कोई क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग है तो उसको ड्रॉप कर दीजिए। क्वेश्चन जब तक आपके अंदर स्किप करने की आर्ट नहीं आएगी डेवलप, आप ये नहीं समझ पाओगे कि आपको कौन सा क्वेश्चन हल करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, तब तक आप कंपटीशन में सिलेक्शन नहीं ले सकते हो किसी भी कीमत के ऊपर। क्योंकि आप एक क्वेश्चन में लगे रहोगे, आप 2-4 मिनट वेस्ट कर दोगे, और अगर उसको हल भी कर लिया तो फ़ायदा क्या मिलेगा, तो आपको 1 नंबर उस, लेकिन 4 मिनट के भीतर आप कितने क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं, कभी आपने सोचा है। और अगर 10-15 सेकंड में कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है रीजनिंग का, आप उसको मार्क करके आगे बढ़ जाइए, नेक्स्ट में आपको टाइम मिलेगा। और जब दोबारा आप, कई बार ऐसा होता है जब दोबारा क्वेश्चन को आप देखते हो तो आपके वो क्वेश्चन समझ में आ जाता है, कई बार ऐसा होता है, आप आजमा के देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ घड़ियाँ यंत्र हैं, तो कुछ घड़ियाँ यंत्र हैं, ये घड़ियाँ हो गई, ये यंत्र हो गया, ठीक है।
कुछ यंत्र हाथ हैं तो कुछ यंत्र ये आपके हाथ हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, कुछ हाथ घड़ियां हैं, कुछ हाथ घड़ियां हैं। और दूसरा सॉरी थोड़ा सा कफ है। कुछ घड़ियां, कुछ हाथ घड़ियां हैं, हो सकता है नहीं हो सकता है, कोई भी हाथ घड़ी नहीं। अब देखो हाथ और घड़ी में दो रिलेशन आपको बता दिए। पहला बोल रहा है कुछ हाथ घड़ियां, आइदर पॉसिबिलिटी है कुछ हाथ घड़ियां हैं। अगर ये डायग्राम आपका ऐसे बनता है, देखिए सोचिए आप ऐसे, तो कुछ हाथ घड़ियां हो जाती, लेकिन कोई भी हाथ घड़ी नहीं। इस डायग्राम के हिसाब से कोई भी हाथ घड़ी नहीं है। ये घड़ी है, ये हाथ है, अलग अलग हैं। ये डायग्राम कोई भी हाथ घड़ी नहीं बताता है, ये डायग्राम के हिसाब से कुछ हाथ घड़ियां हैं। तो कंडीशन इन्होंने ये फिक्स नहीं करी है, इनमें केवल दो ही चीज़ दी गई हैं। तो अगर आप इनका अच्छे से अध्ययन करोगे कथन निष्कर्ष का, तो इनमें से दोनों पॉसिबिलिटी हैं, या तो पहला वाला सही होगा या दूसरा वाला। अगर पहला वाला सही है उस हिसाब से ये वाला आपका टिक हो गया, तो दूसरा सही नहीं हो सकता। अगर दूसरा सही है तो पहला सही नहीं हो सकता। तो देखिए इसमें क्या दिया है, आइदर ये है, या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 इसका अनुसरण करता है, दोनों में से। क्योंकि कोई कंडीशन फिक्स नहीं करी कि इनमें से अगर क्लियर कट आपसे मना कर दे कि ये नहीं होगा, तो आप उसको कर सकते हो कि हाँ ये ऐसा नहीं है। लेकिन अगर नहीं मना किया तो फिर क्या होगा, या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष आपका 2 अनुसरण करता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उत्तर नंबर 4 इसका हो जाएगा। निम्नलिखित 4 समूह में से 3 एक समान है, एक अलग है, तो उनको बताइए। अब अगर इसको फिर आप करके देखेंगे तो अब देख लीजिए। अब मैंने यहाँ बताया कि सबसे पहले आप अपोजिट लेटर को देखें। अगर आपने विजुअलाइजेशन किया है, आपको अपोजिट लेटर के बारे में पता है, तो आपको जीटी तुरंत देखते पता लग जाएगा अपोजिट है। CX अपोजिट है, AZ अपोजिट, FU अपोजिट है, ठीक है। उसके बाद में JQ अपोजिट है, EV अपोजिट है, KP अपोजिट है, लेकिन H का अपोजिट S होता है, H का अपोजिट S होता है। तुरंत आप देखते समझ जाओगे HS। तो यहाँ ये पहला आपका आंसर हो जाएगा 44 का 1। अब ये कैसे आ गया, अब आप ढूंढते रहना इस चीज़ को, ठीक है, कैलकुलेट करते रहना कि यार कैसे आ गया। लेकिन आपने अगर अपोजिट पढ़ा है तो आपको देखते समझ में आ रहा है कि भैया J का Q होता है, E का V होता है, K का B होता है, लेकिन H का S होता है, ठीक है। और नहीं तो मोस्ट ऑफ लोग इसको क्विट कर देते हैं। ये देखिए कैंडिडेट ने भी क्विट कर दिया है, बहुत आसान था, चूज़ एन ऑप्शन, कुछ नहीं किया, क्विट कर दिया। क्यों? क्योंकि वही मैंने बोला ना कि अपोजिट या अल्फ़ाबेट के ऊपर अच्छी तरीके कमांड नहीं है, आपको प्लेस वैल्यू पता नहीं है, आपको अपोजिट पता नहीं, तो फिर आप देखते रहोगे, आप इसमें आप कैलकुलेट करते रहोगे, हर एक में टाइम कंज्यूम करोगे। और जबकि ये 2-3 सेकंड का क्वेश्चन था, देखते ही आपको पता लग जाता। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या आपने देख लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए स्नातक चित्रकार अध्यापक, तो ये तो बिल्कुल बहुत आसान है। ये बिल्कुल फिर सेकंड आया, ये ऐसे बनेगा क्योंकि स्नातक चित्रकार भी हो सकता है, चित्रकार अध्यापक भी हो सकता है, अध्यापक स्नातक भी हो सकता है। ये तीनों इस टाइप का देखिए डायग्राम कहीं आपको दिख रहा हो, कहीं है, हाँ ये देखिए चौथे में आपको दिख रहा है। तो ये बड़ा आसान है, बहुत आसान था। ये दोनों इस टाइप के दोनों क्वेश्चन हमने किए, दोनों बहुत आसान थे। क्वेश्चन नंबर 46, 4 में से एक समान है और एक ऑड है। फिर क्वेश्चन को करने की आप हल करिए, आप देखिए कि आप इसको हल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो देखिए अब हम इसको हल करेंगे। तो अब क्या करेंगे कि अब इनमें पैटर्न देखिए, HIJK 3, LMN 3, OPQ और QRST +3 का पैटर्न है। QRST UVW XYZ ABC +3 का पैटर्न है। BDE FGH IJK LMN +3 का पैटर्न है। यहाँ भी बन रहा है क्या, TUVW XY, ये देखिए यहाँ +3 है, +2 है। YZAB +3 C +1, ये देखिए 3 2 3 1 का पैटर्न है, बाकी सब 3 3 के पैटर्न है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 इतना क्विक। अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ स्लो है, नहीं तो बस लोग पढ़ते हैं, समझ रहे हो बात को, कैसे पढ़ते हैं। HIJK LMN OPQ RST यानी +3 का पैटर्न है। इतना फास्ट होना पड़ेगा तभी कंपटीशन क्रैक होगा, उस चीज़ को समझिए। तो आंसर नंबर 4 हो जाएगा 47 आपसे बोलता है निम्नलिखित श्रृंखला में से यहाँ पर कौन सा आएगा। इस जगह पे आपसे बोलते हैं पैटर्न को आप करोगे तो पैटर्न को शायद देखते ही आप समझ जाओ कैसे। अब ये देखिए CDE और Y बहुत ज़्यादा गैप है, तो यहाँ हम करेंगे DEF +2, GHI +3, IJK +2, LMN +3। तो अब क्या आएगा आगे, +2 NOP P आएगा। ये दोनों तो वैसे ही कैंसिल हो गए। PJM PJN, तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाला चेक करेंगे। हम बीच का क्यों चेक करें जब B हमारा सेम है J, हम क्यों चेक करें बीच में। तो अब वो देख लीजिए इसको, NOPQR +3
उल्टा चल रहा हूँ मैं, -3 वैसे होना चाहिए लेकिन +3 में उल्टा बता रहा हूँ आपको। और कुछ लोगों को क्या होता है ना, उल्टे में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो आप उल्टे को इस टाइप से चलाया करो। अगर आपको माइनस में कन्फ्यूजन होता है तो यहाँ से प्लस में आप चला लिया करो। RST +2 TUVW +3 XY +2, ठीक है। तो इस हिसाब से जो भी आएगा उसमें +2 होगा, तो यानी इसमें O से 2 माइनस कर दो तो क्या होगा आप बताओ, NO या फिर आपको MNO, M आ जाएगा। उत्तर नंबर 2 हो जाएगा, 47 का 2 आपका हो जाएगा। तो M के बाद में +2 करोगे NO या फिर O से 2 माइनस करोगे M आ जाएगा। तो हमने 2 चेक कर लिया, हमारा उत्तर नंबर 2 PJM होगा। उत्तर नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। ये बोला है कौन से 2 समीकरणों को एक दूसरे की जगह बदल दोगे तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में फास्ट होना पड़ेगा। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, बस आप पहले भाग के ऊपर ज़्यादा फोकस किया करो। मैंने आपको बोला हमेशा भाग और गुणा को देखा करो, तकरीबन क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। अगर आप 48 को देखने की कोशिश करो तो भाग के ऊपर फोकस करते हैं। अगर हम क्या करेंगे, भाग और प्लस को, यहाँ अगर प्लस को हम चेंज करते हैं तो 5 चौको 20, यहाँ 4 आ जाएगा, 4 तिया 12 और 13 14, और फिर यहाँ प्लस हो जाएगा 12 3 15 और -1 14। तो इसका मतलब उत्तर नंबर 4 हो जाएगा। भाग 2 ही में, यहाँ गुणा करोगे तो गुणा को हमें नहीं छेड़ना है, यहाँ भाग करके आप लाओगे। तो हम क्या करेंगे, भाग और प्लस की जगह एक दूसरे से बदलेंगे तो आपका उत्तर निकल आएगा। तो जितना आप मैथ में कैलकुलेट करोगे फास्ट होगे, उतनी जल्दी इनका आंसर आप दे सकते हो। 49, जैसे मुस्कान हंसी से संबंधित है, मुस्कान और हंसी सिनोनिम्स टाइप के हैं, तो उसी प्रकार मिलाना मिश्रण में भी ये हो सकता है। 49 आपका 49 का आपका 1 हो सकता है। लेकिन दौड़ना, खड़े होना, उदास, खुश, बोलना, चिल्लाना। अब थोड़ा गौर करेंगे आप, थोड़ा सा गौर करिए आप। मुस्कान और हंसी में थोड़ा सा एक माइनर डिफरेंस होता है। क्या, मुस्कान हल्के से होता है मतलब एक, और उसके बाद हंसी मुस्कान का थोड़ा सा बड़ा हुआ रूप होता है। समझिए बात को आप। जैसे कोई मुस्कुराएगा तो हल्का सा मतलब कि होंठ उसके खींचेंगे तो आपको पता लगेगा, लेकिन कोई हंसेगा तो इसका मतलब उसका मुस्कुराने का जो एडवांस वर्जन होता है या एक स्टेप अप होता है, उसको हंसी आप बोल सकते हो। तो बोलने का एक स्टेप, कोई बोल रहा है और थोड़ा सा चिल्ला रहा है, यानी उससे एक्सट्रीम कंडीशन है, बोलने से एक्सट्रीम कंडीशन चिल्लाना, तो इस प्रकार से इसका उत्तर 4 हो जाएगा। ये सेटलमेंट करेगा। अगर आप पर्यायवाची देखोगे, जैसे मुस्कान एक होता है, हंसी एक होता है, तो मिलाना मिश्रण भी एक ही चीज़ हो गई। तो लेकिन 2 आपके हो गए, तो अब आपको दूसरा लॉजिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये तो एंटोनिम हो गया, उदास, खुश, दौड़ना, खड़े होना, ये भी अलग चीज़ हो गई। लेकिन ये 2 एक सेम लग रहे हैं। लेकिन आप देखो, मुस्कान का एक अप लेवल हंसी होती है, इसी प्रकार बोलने का अप लेवल चिल्लाना होता है। तो आंसर नंबर आपका 4 आ जाएगा, यहाँ पर 4, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसको हल किया। 50 क्वेश्चन, आखिरी आपका क्वेश्चन है इस वीडियो का। उस संख्या युग्म का चयन कीजिए दिए हुए संख्या युग्म के समरूप है, यानी जो नियम 216 में फॉलो हो रहा है। अब मैंने आपको बताया था स्क्वायर क्यूब अगर आपके रटे हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए 6 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है। दिखते ही समझ में आपको आ रहा है, 6 36 का 216 और 7 का क्यूब 7 343। ऐसे बताइए कुछ क्यूब लग रहा है, ये 216 क्यूब है, 727 छोड़ दीजिए। और ये है कि आपका 6 और 7 क्रमागत संख्या है, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। 6 और 7 एक के बाद एक क्रमागत संख्या है। यहाँ तो ये भी है 3 3 9 27 55 25 और 55 25 5 125, लेकिन 3 और 5 के बीच में 1 का गैप है, लेकिन संख्याएं हमारी कॉमन है। तो ये देखिए 2 का क्यूब 2 2 4 2 8 और 3 का क्यूब है, ठीक है। तो ये आपका आंसर उत्तर नंबर 4 हो जाएगा। है ये भी, लेकिन ये क्रमागत आपके नहीं है, ये क्रमागत नहीं है, ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। तो आपका उत्तर नंबर 4 आ जाएगा। इसलिए मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर और क्यूब आपको कम से कम स्क्वायर 30 तक और क्यूब आपको 20 तक आपको याद होने चाहिए। याद होता तुरंत आपने विजुलाइज करके इसको देख लिया होता, नहीं याद होता तो फिर थोड़ी आपको दिक्कत आएगी, फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो हम फिनिश करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, तैयारी करिए और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।